नमस्कार बच्चों, मैं ओमबीर सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडब्ल्यू परिवार में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोर शोर से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले सिटीजनशिप संविधान में किस भाग में ली गई है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में बताया गया है। किसमें? भाग 2 में। और आर्टिकल 5 से 11 तक यानी 5 से 11 तक अनुच्छेद में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि नागरिकता को हमने अपने संविधान में किस देश से इंस्पायर्ड होकर के, प्रेरित होकर के शामिल किया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंस्पायर्ड किस देश से हुए हम, जहां से हमने नागरिकता को सम्मिलित किया, तो इंस्पायर्ड हुए ब्रिटेन से। भारत में नागरिकता कैसी चलती है? तो भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि डबल डबल नागरिकता नहीं हो सकती। एकल का मतलब है कि अगर कोई जैसे कि सेंटर में है, जैसे इंडियन टेरिटरी में अगर है, केंद्र शासित प्रदेश में, तो उसकी अलग नागरिकता हो, किसी राज्य में तो उसकी अलग नागरिकता हो, ऐसा नहीं होगा। सेंट्रल लेवल पे अलग हो और राज्य के लेवल पे अलग हो, ऐसा नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप है, एक ही नागरिकता रहेगी, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो। नागरिकता प्राप्त यानी नागरिकता हम कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार हैं। कितने? 5। 5 टाइप से हम सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं। 5 टाइप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, जन्म से, बाय बर्थ, यानी कि कोई भी बच्चा अपने जन्म से सिटीजनशिप प्राप्त कर सकता है। नंबर 2, वंश परंपरा से, वंश परंपरा यानी बाई डिसेंट। नंबर 3, पंजीकरण से, यानी कि बाई रजिस्ट्रेशन। नंबर 4, देशीकरण से, यानी कि बाई नेचुरलाइजेशन। नंबर 5 और अंतिम तरीका है, यानी कि 5 प्रकार से हम भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, भूमि अर्जन से, यानी कि बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड। अब इन पांचों प्रकार को हम अच्छे से समझते हैं। अगर किसी को जन्म से नागरिकता प्राप्त करनी है तो किस प्रकार से प्राप्त करेगा? चलिए, तो जन्म से अगर नागरिकता प्राप्त करनी है बाय बर्थ, तो आपको ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद में किसी बच्चे का जन्म अगर भारत में हुआ हो तो उसको जन्म से नागरिकता मिल जाएगी। यानी अगर कोई बच्चा, ध्यान रखना है, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद में भारत में जन्म लेता है तो उसको बाय बर्थ भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब हुआ क्या, जिस समय जन्म से नागरिकता दी जाती थी उस समय इसका मिसयूज भारत में होने लगा और ये मिसयूज 1986 तक चला, 1986 तक इसका फायदा उठाया गया। यानी कि अगर किसी शत्रु का बच्चा भारत में जन्म लेता था तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाती थी। अब मान लो कोई पाकिस्तान से आ गया और उसने भारत में जन्म ले लिया, केवल बाई बर्थ जन्म लेने मात्र से ही उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, जो कि बहुत गलत चीज थी। अब इसलिए इसमें परिवर्तन किया गया। क्या किया गया? इसके लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 लाया गया। 1986 तक तो उसका मिसयूज होता रहा, फिर बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986 लाया गया और इसके द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया? यदि किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 को या बाद में भारत में होता है तो जन्म के समय माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अब इसमें कंडीशन डाल दी, अगर
दोनों विदेशी नागरिक हैं, कोई पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है या अमेरिका का है, और बच्चा जन्म भारत में लेता है दोनों का किसी भी कंडीशन में, तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। दोनों में से कोई ना कोई एक भारत का नागरिक पहले से ही होना चाहिए, तभी बाई बर्थ उसे, उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। ये कंडीशन डाल दी। अब कोई भी ऐसे ही आकर के नागरिकता नहीं ले सकता केवल जन्म होने से। आगे दूसरा एक और संशोधन किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। 1992 क्या कहता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1922। ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 को या बाद में भारत में होता है, हमेशा ध्यान रखना कंडीशन एक ही है, 26 जनवरी 1950, क्योंकि हमारा संविधान इसी दिन लागू हुआ। तो अगर 26 जनवरी 1950 को अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है या उसके बाद में होता है, तो जन्म के समय यदि माता भारत की नागरिक है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये माता के भारतीय नागरिक होने के आधार पर बच्चे को सिटीजनशिप दी गई थी। इसमें संशोधन ये रहा कि अगर केवल माता भारत की नागरिक है तो भी बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। यानी मान लो अगर कोई भारत की नागरिक माता है और वो विदेश चली जाती है और बच्चे का जन्म यानी कि विदेश में अगर शादी भी कर लेती है तो भी वो बच्चा नागरिकता भारत की ले सकता है। अगला नेक्स्ट है वंश परंपरा से, वाई डिसेंट। वाई डिसेंट का मतलब क्या है? सेम कंडीशन, यदि किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर किसी अन्य देश में हुआ हो, अब भारत में नहीं, भारत के बाहर, वाई डिसेंट मतलब 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के किसी अन्य देश में हुआ, भारत के बाहर, और माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी अगर माता या पिता का किसी का भी वंश भारत से है, बाई डिसेंट, तो उस बच्चे को भी नागरिकता भारत की मिल जाएगी। आगे नेक्स्ट, अब दिसंबर 2004 में एक कंडीशन रख दी गई कि अगर भारतीय मूल के व्यक्ति या पेरेंट्स हैं और उनके बच्चा पैदा होता है और वो विदेश में रह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में दिसंबर 2004 से, चूंकि पता ही नहीं चलता था कि कौन विदेश में कहाँ कितना कब कितनी संख्या बढ़ गई, तो इसके लिए एक कंडीशन डाल दी गई कि वंश परंपरा के आधार पर, किसके? वंश परंपरा के आधार पर तब तक भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी जब तक बच्चे के माता पिता उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में यानी इंडियन एम्बेसी में ना करा दें। जब तक बच्चे के माता पिता उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन इंडियन एम्बेसी में नहीं कराएंगे तब तक उस बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी। और उसमें सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि जन्म के 1 वर्ष के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये नहीं बच्चा 10 साल का हो गया और रजिस्ट्रेशन 10 साल बाद कराना है। बच्चा के जन्म के 1 वर्ष के अंदर ही इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये बताना होगा कि इस प्रकार से हम भारतीय हैं और हमारे ये संतान हुई है। आगे नेक्स्ट, पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण से भी कोई भी भारत का नागरिक बन सकता है, बाय रजिस्ट्रेशन। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वह भारत के बाहर निवास करता हो, तो उसे भारत की नागरिकता लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत में तो जन्मा था लेकिन रह विदेश में रहा है और उसे भारत की अगर नागरिकता चाहिए तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन की शर्त क्या है? रजिस्ट्रेशन की शर्त यह है कि वह कम से कम 5 साल तक भारत में रहे। कितने? 5 साल तक, मिनिमम उसे 5 साल तक भारत में रहना पड़ेगा।
तभी वो नागरिक बन सकता है। और दूसरी शर्त यह है कि आवेदन से कम 1 साल तक लगातार भारत में रहना, यानी 1 साल से भारत में रह रहा हो, रह चुका हो 1 साल तक, उसके बाद ही वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, और लगातार उसे 5 साल तक भारत में रहना ही पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन पंजीकरण से शर्त है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई विदेशी महिला भारत में शादी कर चुकी है तो वह रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकती है। कंडीशन क्या होगी? पहले 1 साल तक उसे भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद वह आवेदन करेगी, और जैसे ही 5 साल भारत में रह लेगी उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे कंडीशन ध्यान रखना है आपको कि कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद में कोई बच्चा जन्म लिया हुआ होना चाहिए हर कंडीशन में। देशीयकरण से, नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण से कैसे नागरिकता मिलेगी? यानी कि ऐसा व्यक्ति जो विदेशी है और स्वेच्छा से भारत की नागरिकता चाहता है, वो चाहता है कि मैं भारतीय बनना चाहता हूं, तो वह देशीयकरण प्रमाण पत्र के माध्यम से, एक देशीयकरण प्रमाण पत्र होता है, इसके माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकता है, अगर वो स्वेच्छा से भारतीय बनना चाहता है। आगे, लेकिन शर्त क्या है देशीकरण की? तो शर्त को समझेंगे। कंडीशन ये है कि इसको भी 5 साल तक भारत में निवास करना पड़ेगा, और जब आवेदन करने जा रहा हो तो उससे 1 साल पहले तक भारत में लगातार रूप से रह रहा हो, 1 साल तक उसे रहना ही पड़ेगा, तभी वो आवेदन कर सकता है, और 5 साल पूरे होने पर उसको नागरिकता मिल जाएगी। अब अंतिम शर्त जो है भूमि अर्जन से, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड, भूमि अर्जन से भारत की नागरिकता कैसे अर्जित की जा सकती है? मान लो ऐसा कोई भूभाग जिस पर भारत ने अपना नियंत्रण कर लिया हो, तो उस भाग में रहने वाले लोगों को भी भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पीओके, पीओके मतलब कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, पीओके, जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया, तो उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वर्तमान में, यदि भारत पीओके को भारत में सम्मिलित कर लेता है, यानी कि पीओके अगर भारत को मिल जाता है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। अगर पीओके भारत के कब्जे में आ जाता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही पीओके में रहने वाले लोगों के लिए मिल जाएगी। तो ये हुआ भूमि अर्जन से। अब आपने पांचों पॉइंट अच्छे से समझे कि भारत में रहने वाले लोगों को या विदेशियों को नागरिकता कैसे मिलती है। अब चलिए एक बार हम फिर से इसको पूरा समझ लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। सिटीजनशिप संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक लिया गया है या शामिल किया गया है। इंस्पायर्ड कहाँ से हुए हम? ब्रिटेन से। लेकिन भारत की नागरिकता कैसी है? सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। और कितने प्रकार की है, यानी कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। नंबर 1 बाई बर्थ यानी कि जन्म से, नंबर 2 बाई डिसेंट यानी कि वंश परंपरा से, और नंबर 3 बाई रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण से, और नंबर 4 बाई नेचुरलाइजेशन यानी कि देशीकरण से, और नंबर 5 है भूमि अर्जन से यानी बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड। अगर जन्म से है तो कंडीशन क्या है कि 26 जनवरी 1950 को या बाद में किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो। इसका मिसयूज हुआ 1986 तक, यानी कोई भी शत्रु का बच्चा भारत में जन्म लेता तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाती। इस मिसयूज को समाप्त करने के लिए 2 संविधान संशोधन अधिनियम लाए गए। पहला संविधान नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या था? ये 1986 में आया।
यदि किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 को या बाद में भारत में होता है, तो जन्म के समय माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 क्या कहता है कि केवल कम से कम यदि उसकी माता भारत की नागरिक है तो भी बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी यदि किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 को या बाद में भारत में होता है, तो जन्म के समय यदि भारत की माता उसकी भारत की नागरिक है तो बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। वंश परंपरा से यानी बाय डिसेंट, यानी यदि किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर किसी अन्य देश में हुआ हो और माता पिता में से कोई भी एक भारत का अगर नागरिक है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या है, दिसंबर 2004 में वंश परंपरा के लिए एक प्रतिबंध लगा दिया गया और वो क्या था कि बस वंश परंपरा के आधार पर तब तक भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी जब तक कि बच्चे के माता पिता अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन भारतीय वाणिज्यिक दूतावास यानी कि इंडियन एम्बेसी में ना करा दे और जन्म के 1 वर्ष के अंदर ही ये रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। तीसरा है पंजीकरण से बाई रजिस्ट्रेशन, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता लेने के लिए क्या करना होगा, पंजीकरण करना होगा यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि वह कम से कम 5 साल तक भारत में रहे एवं आवेदन से पहले कम से कम 1 साल तक लगातार भारत में रह चुका हो, पहले ही रह चुका हो, तभी वो आवेदन कर पाएगा। जैसे यदि कोई विदेशी महिला भारत में शादी कर चुकी है तो वह रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकती है। मतलब कि आवेदन शादी के 1 साल बाद करेगी और 5 साल पूरे होने पर उसको एक नागरिकता मिल जाएगी। चौथा क्या है भाई, देशीकरण से बाई नेचुरलाइजेशन, यानी यदि ऐसा कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वह क्या करेगा, देशीकरण का प्रमाण पत्र के माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकता है। अब कंडीशन क्या है कि इसको भी 5 साल तक भारत में निवास करना पड़ेगा और जब आवेदन करना जा रहा हो तो उससे 1 साल पहले तक भारत में लगातार रूप से रह रहा हो। अंतिम है 5वां भूमि अर्जन से यानी बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड, यानी कि ऐसा कोई भूभाग जिस पर भारत ने अपना नियंत्रण कर लिया हो या उसे अपने कब्जे में ले लिया हो, तो उस भूभाग में रहने वाले जो भी लोग हैं उनको भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो भारत का हिस्सा हुआ करता था लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया, अगर उस क्षेत्र में लोग रह रहे हैं यदि भारत उस पर अपना कब्जा कर लेता है, उसे भारत में शामिल कर लेता है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। तो आज इतना ही था इस चैप्टर के अंतर्गत। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिर नागरिकता किसी भी नागरिक की समाप्त कैसे हो सकती है, किन किन प्रकारों से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो ये हम सिटीजनशिप के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अब जितने भी बच्चे इस क्लास को अगर आपने अभी तक देखा है तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो एक बार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जो भी बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस क्विज के रूप में पहले एक समस्या आ रही थी कि वोटिंग कर रहे थे यानी 100% सब पे दिखाता तो ये कंफर्म नहीं हो पाता था क्वेश्चनों में कि कौन सा क्वेश्चन सही है। अब मैंने क्वेश्चंस को ऐसे डिजाइन किया है, कम्युनिटी पेज पर जब आप जाओगे उन्हें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो उनमें अगर आप कोई भी क्वेश्चन पे गलत पे टिक करते हैं तो राइट वाला क्वेश्चन आपको दिख जाएगा आंसर कौन सा सही है। इससे आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन करते वक्त कि हमारा ये आंसर गलत था और सही आंसर ये है। तो आप कम्युनिटी पेज पर जाइए क्लास के पश्चात और वहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन दिखे उनको अटेम्प्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और लगातार अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोर्ट का फैसला आरआरबी ग्रुप डी का आ चुका है, एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, उसे आप देख लीजिए। वीडियो का आपको लिंक इसके ऊपर भी मिल जाएगा, मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।